नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 निपट गए। लगभग 5 दिन हो गए रिजल्ट आए हुए। जो रिजल्ट आए हैं वो दोनों ही पक्षों के लिए एक बड़ा सबक है, चाहे वह सत्ता पक्ष हो और चाहे विपक्ष हो। सत्ता पक्ष जिसके लिए बराबर यह प्रचारित किया जा रहा था कि वह फीडबैक पर काम करता है, इन चुनावों ने यह साबित किया कि सत्ता पक्ष फीडबैक पर काम नहीं कर रहा था। शायद उनको ये लगता था कि जो भी हम कर रहे हैं वह सही है और जनता ने उसके लिए उन्हें कुछ हद तक दंडित किया। विपक्ष जो यह दम भर रहा था कि उसके साथ में 63% 62% वोट का समर्थन है और वह सब संयुक्त होकर के चुनाव लड़ेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी नीति एनडीए गठबंधन को समाप्त कर देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। विपक्ष अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद, पूरी एकजुटता के बाद, तमाम विरोधाभासों के बावजूद, इकट्ठा आने के बावजूद 234 सीटों पर पहुंच पाया, जो कि बहुमत से लगभग 40 सीट कम है और भारतीय जनता पार्टी की अकेली जो सीट संख्या है उससे 6 कम है। यानी कि पूरा विपक्ष मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी के अकेले से पीछे रह गया, या दूसरे शब्दों में कहें तो हार गया। अब यहाँ पर विपक्ष की निर्लज्जता यह है कि वह इस हार को जीत की तरह से प्रचारित कर रहा है। जिस राहुल गांधी को इस जीत का हीरो बताया जा रहा है, वास्तव में वह राहुल गांधी इस जीत में बहुत कम योगदान देने वाले व्यक्ति हैं। हीरो तो बहुत दूर की बात है। वो ठीक है कि कुछ राज्यों में उन्हें कुछ ऐसे दलों का समर्थन मिल गया जिनकी पकड़ जनता में अच्छी थी, जिन्हें लोग पसंद करते थे, और उसके सहारे या यूं कह लें कि उसकी सीढ़ी बनाकर कुछ सीटें एक्स्ट्रा पाने में कांग्रेस पार्टी सफल रही। लेकिन फिर भी वह 3 अंकों में नहीं पहुंच पाई और 99 अंक पर आकर ठिठक गई। एक जुमला लगातार प्रचारित किया जा रहा है राहुल गांधी की फोटो लगा करके, राहुल गांधी के वीडियोस लगा करके, अनस्टॉपेबल। तो ये जो अनस्टॉपेबल है ये 99 पर आउट हो गया। जो दावा कर रहे थे कि हम सरकार बनाएंगे, 272 प्लस लेकर के आएंगे, दावा तो उन्होंने 295 प्लस का किया था, लेकिन वो बहुत पीछे रह गए और अकेली कांग्रेस पार्टी केवल 99 सीटों पर सिमट कर रह गई। अब इन 99 सीटों में अगर आप थोड़ा सा गहन अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, जहां पर कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट आने की संभावना नहीं थी, वहां से कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें मिली हैं, जो कि उम्मीद से बहुत ज्यादा है। क्यों मिली? सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी को ये 6 सीटें सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि अखिलेश यादव का समर्थन था। अखिलेश यादव इस चुनाव में हीरो बनकर उभरे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के कंधों पर चढ़कर कांग्रेस 6 सीट पाने में सफल हो पाई। जबकि महाराष्ट्र, जहां पर कांग्रेस को शायद 13 सीटें मिली हैं और पिछले चुनाव में केवल 1 सीट मिली थी। महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि जितना बड़ा धोखा उद्धव ठाकरे के साथ हुआ, उतना बड़ा धोखा
पूरे भारत में किसी भी नेता के साथ किसी भी गठबंधन में नहीं हुआ होगा। उद्धव ठाकरे जिनकी पार्टी शिवसेना है, जो महाराष्ट्र के एक बड़े हिस्से पर अच्छा खासा प्रभाव रखती है, और शिवसेना के विघटन के बाद जो शिवसेना का मेजर फैक्टर था वोटर्स के मामले में, वो उद्धव ठाकरे के साथ था। ये बात सबको पता थी, शुरू से पता थी। एकनाथ शिंदे के साथ में विधायक और सांसद तो गए, लेकिन जो वोटर था वो उद्धव ठाकरे के साथ बना रहा। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का वोट एनसीपी को भी भरपूर मात्रा में मिला, कांग्रेस को भी भरपूर मात्रा में मिला, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी का वोट उतनी मात्रा में उद्धव ठाकरे की पार्टी को नहीं मिला। ये इस बात का प्रमाण है कि उद्धव ठाकरे के साथ बहुत बड़ी साजिश हुई है महाराष्ट्र में। अब आप देखिए कि 21 सीटें लड़ी थी शिवसेना ने, और उसको सीटें मिली 9। 21 में से 9 सीट, यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 45% के आसपास का स्ट्राइक रेट रहा है शिवसेना का। जबकि कांग्रेस पार्टी जिसने 17 सीटें लड़ी थी उसको मिली 13 सीटें, यानी कि इनका जो स्ट्राइक रेट है वो लगभग 80% के आसपास रहा, 80 से थोड़ा नीचे। और एनसीपी जिसने 10 सीट लड़ी थी उसको भी 8 सीट मिली, उसका भी स्ट्राइक रेट 80% रहा। तो सवाल ये है कि जब एक ही गठबंधन में 3 पार्टियां चुनाव लड़ रही थीं, तो सबसे कम स्ट्राइक रेट उद्धव की पार्टी का क्यों रहा, बाकियों से लगभग आधा रहा। ये इस बात का प्रमाण है कि उद्धव के साथ एक बहुत बड़ी साजिश रची गई। उद्धव का वोट तो कांग्रेस और एनसीपी ने लिया, लेकिन उद्धव को कांग्रेस और एनसीपी के वोटर ने वोट नहीं दिया, या इसे अगर दूसरे शब्दों में कहें तो कांग्रेस और एनसीपी ने अपना वोट उद्धव के खाते में ट्रांसफर कराने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि उद्धव अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा करके अपना वोट इन लोगों के लिए ट्रांसफर कराने में सफल हुए। ये चुनाव लगभग जो पिछला लोकसभा का चुनाव था 2019 का उत्तर प्रदेश का, वैसा हो गया कि समाजवादी पार्टी ने तो अपना वोट ट्रांसफर किया बीएसपी को, लेकिन बीएसपी का वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं आया था। सेम पैटर्न वहां पर हुआ है। उद्धव को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या इसी तरीके से वो गठबंधन में आगे रहेंगे और ऐसे ही धोखा खाते रहेंगे। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे इस चुनाव में दूसरे बड़े हीरो बनकर के उभरे हैं। वो अपना वोट न केवल अपनी पार्टी के पास रखने में सफल रहे या अधिकांश वोट, बल्कि वो अपना वोट ट्रांसफर कराने में भी सफल रहे, जिसके चलते महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी था उसको इतनी सीटें, मेरे ख्याल से 30 सीटें होती हैं टोटल, तो 30 सीटें पाने में वो सफल रहा। अन्यथा उद्धव ठाकरे अगर उनके साथ ना होते तो इस बार जो एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन है उसकी स्थिति शायद जो पिछली बार उनको 4 या 5 सीट मिल गई थी वो भी नहीं रहती। तो एक हीरो हो गए अखिलेश, जिन्होंने बहुत ही स्ट्रेटजिकल टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया, जिसके चलते उनको एक सफलता मिली। दूसरे जो नाराजगी थी सरकार से जनता की, उस नाराजगी को वो अपने पक्ष में भुनाने में सफल रहे। इस पर मैं एक दूसरा वीडियो करूंगा, किन किन विषयों पर क्या क्या नाराजगी थी, सरकार ने किन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, मैं वो बाद में करूंगा। तो आज मैं बात कर रहा हूं 2024 चुनाव के हीरोज की। तो पहले हो गए अखिलेश, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा डेंट दिया है उन्होंने बीजेपी या यूं कहें एनडीए को। दूसरे हो गए उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में। तीसरी हीरो बनकर उभरी ममता बनर्जी।
पश्चिम बंगाल में ये बात लगातार कही जा रही थी कि ममता बनर्जी इस बार शायद बहुत ही कमजोर स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी वहां पर 21 से लेकर के 28 तक सीटें जीत सकती है। कुछ लोगों ने तो 31-32 सीटों तक का अनुमान लगाया था, लेकिन मुझे भी लगातार लग रहा था कि कम से कम 18 से 28 के बीच सीटें भाजपा वहां पर जीतेगी। लेकिन ममता बनर्जी ने चुनाव को पूरी तरीके से पलट दिया। जो सीटें लग रहा था कि भाजपा को मिलेंगी या जितनी संख्या में, उतनी सीटें ममता बनर्जी ले जाने में कामयाब रहीं और भाजपा की सीटों की संख्या उन्होंने लगभग आधी कर दी, या आधी से कुछ ऊपर है, लेकिन वो आप आधी मान के चलिए। तो तीसरी हीरो रही ममता बनर्जी। ये तो थे विपक्ष के हीरो। अब आ जाइए आप सत्ता पक्ष। सत्ता पक्ष के हीरो पहले रहे चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में, जहां पर 25 सीट थी, जबरदस्त प्रदर्शन किया। एनडीए गठबंधन वहां पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहा और कुल मिलाकर के उन लोगों ने आंध्र प्रदेश को स्वीप कर दिया, जिसका नतीजा ये है कि आज एनडीए कम से कम 2 चुनाव नतीजों में 294 सीटों तक पहुंच सका। अगर आंध्र प्रदेश के रिजल्ट पिछले चुनाव वाले होते तो मुझे लगता है कि एनडीए की संख्या 272 से नीचे रह जाती और उस स्थिति में बीजेपी या एनडीए सरकार बनाने में कतई सफल नहीं होता। और इस चुनाव के जो मुख्य हीरो थे वो थे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को लेकर के लोगों के अलग अलग आकलन हैं, लेकिन मेरी निगाह में वो मुख्य हीरो थे, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी डोमिनेटेड क्षेत्रों में बीजेपी को डेंट लगा है, उसकी भरपाई करने में अगर बीजेपी सफल हुई, चाहे वो उड़ीसा में, चाहे वो तेलंगाना में, या एक सीट जीतने वो केरल में भी सफल रही, आंध्र प्रदेश में उसको 3 सीटें मिली, तो जो यहाँ पर बड़ा डेंट हुआ था उसको कुछ हद तक कवर करने में अगर बीजेपी सफल हुई तो उसके पीछे केवल और केवल एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की मेहनत की इस पूरे चुनाव में, जिस तरह से उन्होंने पूर्वोत्तर में नुकसान होने से बचाया, जिस तरह से उन्होंने उड़ीसा में पार्टी को स्वीप कराया, तेलंगाना में बड़ी सफलता हासिल की। मुझे शुरू से लग रहा था, आप मेरे अगर पिछली वीडियो देखेंगे तो मैं लगातार कह रहा था कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी हर हाल में बढ़ेगी और उसकी सीटें 6 से 8 के बीच में रहेंगी, ऊपर भी जा सकती हैं, लेकिन 6 से 8 तो मुझे पूरा अनुमान था और वो 8 सीट जीतने में कामयाब रही। तो ये जो नुकसान की भरपाई हुई है वो केवल नरेंद्र मोदी की वजह से हुई। तो नरेंद्र मोदी इस चुनाव के मुख्य और सबसे बड़े हीरो रहे। अब सरकार का गठन होने वाला है, आज शाम को शपथ ग्रहण है। अभी तक एनडीए का कुनबा 294 से बढ़ करके 303 या 304 हो चुका है, अर्थात कुछ और दलों ने एनडीए को समर्थन दे दिया है। तो जो तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ नुकसान हो जाए, मतलब ये झटका दे जाएंगे, वो झटका दे जाएंगे, उसकी संभावना थोड़ी कम होती जा रही है, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या एनडीए की होगी उतना ही जो प्रमुख दल हैं एनडीए में, खासतौर से 2 बड़े दल हैं, एक जेडीयू और दूसरे आपके टीडीपी, तो इनकी बार्गेनिंग पावर उतनी ही कम हो जाएगी। मुझे लगता है कि सरकार में अगर स्थायित्व लाना है, बिना झटकों के सरकार को चलाना है, तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ न कुछ प्रयास करके 1 साल या सवा साल के अंदर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के अपने सांसदों की संख्या
272 के आसपास या उसके पार हो सके। अब वो कैसे करेंगे? पार्टियों का विलय कराएंगे अपने में, विपक्ष के मजबूत सांसदों से इस्तीफा दिला करके अपनी पार्टी में शामिल करा करके लाएंगे, दोबारा चुनाव कराएंगे। क्या होगा ये तब का तब देखा जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए ये बहुत जरूरी है। और अगर बीजेपी ऐसा करने में असफल रहती है तो साल, सवा साल, 1.5 साल तक तो मुझे सरकार में कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो ज़्यादातर पार्टनर हैं उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध है। चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे कुछ हद तक चंद्रबाबू नायडू हो, ये लोग पहले भी सरकारों को ब्लैकमेल करते रहे हैं, आगे नहीं करेंगे इसकी संभावना मुझे नहीं लगती। तो ये तो हो गई लोकसभा चुनाव 2024 की बात। अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा अपने शहर की, यानी कि कानपुर की दोनों लोकसभा सीटों की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि कानपुर में 2 लोकसभा सीटें हैं, एक कानपुर और दूसरी अकबरपुर। कानपुर सीट फंस सकती है, कांग्रेस जीत भी सकती है, बीजेपी अगर जीतेगी तो बहुत मामूली अंतर से जीतेगी, वही हुआ है। कांग्रेस चुनाव हार गई, बीजेपी चुनाव जीतने में सफल रही कानपुर सीट से, लेकिन जो जीत हुई है वह लगभग 22-23 हजार वोटों से ही हो पाई है। अकबरपुर सीट पर मुझे लगता था कि जो जीत होगी वो 50,000 से 1 लाख के बीच होगी, जो कि 50,000 के नीचे रह गई। मुझे बहुत सारे लोगों ने चुनाव के पहले कहा था कि इस बार बीजेपी अकबरपुर से हार जाएगी, यानी कि भोले सिंह जो यहाँ के सांसद थे वो हार जाएंगे। मैंने कभी उन लोगों की बातों पर विश्वास नहीं किया। मुझे अपनी राजनीतिक समझ पर विश्वास था। अकबरपुर में जो 5 विधानसभा सीटें आती हैं, उन 5 विधानसभा सीटों में 3 कानपुर नगर जिले से हैं, 3 नहीं बल्कि 4 कानपुर नगर जिले से हैं, और 4 में से 3 शहरी क्षेत्रों में पड़ती हैं, या उनका काफी हिस्सा शहरी क्षेत्रों में पड़ता है। पहली सीट महाराजपुर विधानसभा, आधे से ज्यादा शहरी है। दूसरी सीट कल्याणपुर, लगभग पूरी शहरी है। और तीसरी सीट बिठूर, जिसका 1/3 से ज्यादा हिस्सा शहरी है। और शहरी क्षेत्र में, और ये जो शहरी क्षेत्र है उसमें खास बात यह है कि यहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत कम है। तो मुस्लिम आबादी कम होने की वजह से यहाँ पर बीजेपी का प्रभाव बहुत ज्यादा था, इसलिए यहाँ पर बीजेपी को हराना बहुत कठिन था। अब जो बाकी की 2 सीटें बचती हैं वो हैं अकबरपुर रनिया और घाटमपुर। अकबरपुर रनिया कानपुर देहात जिले की सीट है, वहां पर सपा का बहुत अच्छा होल्ड था और वहां से सपा जीती भी। घाटमपुर जो कानपुर नगर जिले की सीट है, लेकिन क्षेत्र जो है वो ग्रामीण ज्यादा है, उसमें ज्यादा का लगभग पूरा ही ग्रामीण है। कस्बों के नाम पे मेरे ख्याल से घाटमपुर या एक आध कस्बा कोई और छोटा मोटा होगा, बाकी पूरी ग्रामीण सीट है। तो और उससे बड़ी बात यह कि राजा रामपाल जो है वो मूल रूप से उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं जो सपा के प्रत्याशी थे। तो रनिया में राजा रामपाल ने 29,000 वोटों की बढ़त बनाई थी। बिठूर क्षेत्र, जहां की मैंने बताया कि लगभग 1/3 शहरी है, 2/3 ग्रामीण है, वहां पर 10,000 वोटों की बढ़त बनाई राजा रामपाल ने। और घाटमपुर, वहां पर 19,000 वोट की बढ़त बनाई। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये लगभग 58,000 वोटों की बढ़त बनती है जाकर के इन 3 विधानसभा क्षेत्रों से, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र काफी हद तक सम्मिलित था। महाराजपुर, जिसका बड़ा हिस्सा शहरी था, वहां से 49,000 वोटों से राजा रामपाल पिछड़ गए, यानी कि सपा के प्रत्याशी। दूसरे शब्दों में कहें तो भाजपा का प्रत्याशी बढ़त बनाने में कामयाब रहा। और कल्याणपुर,
जो कि लगभग पूरी तरह से शहरी सीट है, वहाँ से 54,000 वोटों से भाजपा बढ़त बनाने में सफल रही। और नतीजा ये हुआ कि लगभग 43-44,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी अकबरपुर सीट जीतने में कामयाब रही। इसी तरह से जो कानपुर नगर था, कानपुर नगर की 3 विधानसभाएं समाजवादी पार्टी के कब्जे में हैं। इन 3 में से 2 तो हाईली मुस्लिम डोमिनेटेड हैं और एक सीट जो है वो वहां पर भी मुस्लिमों की संख्या अच्छी खासी है। तो हाईली मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें हैं कैंट और शीशामऊ। और जो तीसरी सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है विधानसभा में, वह है आर्यनगर, और वहां पर मुस्लिम आबादी अच्छी संख्या में है। तीनों ही सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाने में कामयाब रही और इन तीनों सीटों में कैंट से 44,000 की बढ़त बनाई कांग्रेस ने, 44,000 से ज्यादा की। सीसामऊ से 27,000 से ज्यादा की बढ़त बनाई और आर्यनगर से 11,000 से ज्यादा की बढ़त बनाई। यानी कि इन 3 सीटों से कांग्रेस ने 82,000 सीटों की बढ़त बनाई। लेकिन जो बाकी की 2 सीटें हैं उनमें मुस्लिम डोमिनेंस बहुत कम है और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों की दोनों सीटें ब्राह्मण बाहुल्य हैं। ये हैं गोविंदनगर और किदवई नगर। और इन सीटों पर बीजेपी ने 1,03,000 से ज्यादा वोटों की बढ़त बनाई। किदवई नगर सीट जो कि हाईली ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, वहां पर 62,000 वोट की बढ़त बनाई है और गोविंदनगर वहां पर 41,000 वोटों की बढ़त बनाने में बीजेपी कामयाब रही। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी लगभग 21-22,000 वोटों से चुनाव जीतने में सफल हो गई कानपुर में। कानपुर में मैं शुरू से कह रहा था, और मैं क्या लगभग सभी लोग कह रहे थे, कि कानपुर में जो प्रत्याशी चयन है वो बहुत ही घटिया है। मुझे लगता है कि आलोक मिश्रा वो ज्यादा ध्यान देते रहे बाकी 3 सीटों पर, कैंट, सीसामऊ और आर्यनगर में। अगर उन्होंने गोविंदनगर और किदवई नगर में ज्यादा ध्यान दिया होता तो शायद वो चुनाव जीत भी सकते थे, यानी कि कांग्रेस चुनाव जीत सकती थी। लेकिन वही होता है कि जब आप एक खांचे में अपने आप को फिट कर लेते हैं, आपको लगता है कि नहीं ये हमारा मजबूत एरिया है, यहाँ पर हमको पूरा ध्यान देना है, तो वहाँ पर कभी कभी स्थिति खराब हो जाती है। क्योंकि वो 3 सीटें ऐसी थीं जहाँ का अधिकांश वोटर आपके पक्ष में आना ही था, इसलिए ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी किदवई नगर और गोविंदनगर में। वो शायद कांग्रेस ने या कांग्रेस के रणनीतिकारों ने उस तरह से उस पर ध्यान नहीं दिया और वो हार गए। अकबरपुर मुझे कभी नहीं लग रहा था कि सपा जीतेगी। यद्यपि राजा रामपाल मेरी ही बिरादरी के हैं, मुझे बहुत सारे रिश्तेदारों ने बताया, बहुत जगहों से इस तरह की सूचनाएं मिली, नहीं वो जीत रहे हैं बिल्कुल, उनका माहौल, बिल्कुल सही बात है, माहौल उनका था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, शहर में नहीं था। और मुझे मालूम था कि शहर में राजा रामपाल के जीतने की कोई गुंजाइश नहीं है। वो कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख वोट से पीछे हो जाएंगे और यही उनकी हार का कारण बनेगा, और वही हुआ। आज के वीडियो में इतना ही। चुनाव में हार के कारणों पर जो मेरी समझ है उस पर मैं एक अन्य वीडियो संभवतः आज ही बनाऊंगा। इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।